ओके सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेल्फी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो एवरीवन इज फाइन। आज हमारा बीपीएससी पीवाईक्यू का सेशन 2 है। सेशन 2 के अंदर हम थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे जो 63rd बीपीएससी के अंदर पूछे गए हैं, एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ, ये जो क्वेश्चंस है ये किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो पूछा गया था, दैट वाज क्वाड क्रिस्टल्स यूज्ड इन क्लॉक्स आर। देखिए, जो भी क्लॉक्स होती हैं आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर क्वाड्स क्रिस्टल्स यूज होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे कोई भी ब्रांड होगी, ब्रांड के नीचे लिखा होगा क्वाड्स। तो वो क्वार्ट्ज क्या बता रहा है कि इसके अंदर आपके क्रिस्टल्स यूज हुए हैं। किस चीज़ के? क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स यूज हुए हैं। अब ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, क्वार्ट्ज जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, बस अगर आपको इतना सा भी पता होगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। देखो, क्वार्ट्ज जो है वो बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है दैट इज SiO2। ठीक, अब ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है यूज कहाँ हो रहा है? बैटरी पावर्ड जितनी भी आपकी वॉचेस होती हैं वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी गियर्स होते हैं ना, जैसे आपने कभी घड़ी देखी होगी तो उसके अंदर गियर्स होते हैं। तो वो जो गियर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको चलाने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? उनको चलाने के लिए छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसका उपयोग हो रहा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को आप सिलिका भी कहते हो, या आप इसको SiO2, इसका केमिकल सिंबल हो जाता है। SiO2 ये इसका केमिकल सिंबल हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ब्रोमीन इज अ डैश गैस। ब्रोमीन क्या है? डैश गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है? तो अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में। उन 118 एलिमेंट्स में से हमने अपनी कैटेगराइजेशन कर रखी है 3 तरीके से। फर्स्ट इज मेटल्स, दूसरे हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे हैं हमारे मेटेलॉइड्स। ठीक है, अब ये जो मेटल्स हैं वो क्या हैं? जिनके पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो हमारे ज़्यादातर मेटल्स होंगे वो क्या है? वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। ठीक है, बट एक मेटल है दैट इज लिक्विड, हमारा रूम टेम्परेचर पे जो रहता है वो है मर्करी। ठीक है, मर्करी का जो केमिकल सिंबल होता है दैट इज हाइड्रोगायरम से बना Hg। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स, जो अधातु होती हैं, ये अधातु सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकती है। कोई भी मेटल्स गैस नहीं होता, लेकिन ये जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं। अब हमारे जो लिक्विड आपका नॉन मेटल, सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, वो है ब्रोमीन। थोड़ा ब्राउनिश रेड कलर का ये आपका लिक्विड होता है। ओके, और ये ग्रुप नंबर 17 का पार्ट है। ग्रुप 17, ग्रुप 17 पी ब्लॉक में आ जाता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ग्रुप नंबर 17 का है ब्रोमीन। और ग्रुप नंबर 17 को याद करने का हमारा तरीका क्या था? फिर कल बाहर आया ऑटो ट्यून। फिर कल बाहर आया ऑटो ट्यून। तो यहाँ पे ये है ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 7, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7 में आ जाता है आपका टेनेसिन, पीरियड नंबर 6 में आ जाता है स्टेंटीन, पीरियड नंबर 5 में आ जाता है आयोडीन, पीरियड नंबर 4 में ब्रोमीन, पीरियड नंबर 3 में क्लोरीन, और पीरियड नंबर 2 में फ्लोरीन। पीरियड नंबर 1 में कोई 17 ग्रुप में एलिमेंट नहीं होता है। यही हमारे पास 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाते हैं। ओके, तो ब्रोमीन क्या है? एक रेड कलर का लिक्विड होता है। अब कैसे, यहाँ पे हमें कलर नहीं पता मान लीजिए, लेकिन आपको ये तो पता है ना, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, सिर्फ इकलौता जो आपका लिक्विड नॉन मेटल है वो आपका ब्रोमीन है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आपके गैसेस होते हैं ना हमारे, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल है, उसमें से सिर्फ 11 एलिमेंट्स आर गैशियस इन नेचर। ठीक है, 11 एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके गैसेस होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी गैसेस हो जाएंगी? हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, आपका फ्लोरीन हो जाता है, नियॉन है, क्लोरीन है। ठीक जी, इधर आपका आर्गन आ जाता है, क्रिप्टन आ जाता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ओके, देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको ना यहाँ पे इनको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना पेपर में पूछ लिए जाते हैं। रेडॉन और जिनॉन, ये क्या है? हमारे 11 एलिमेंट्स है जो आपके गैशियस नेचर के होते हैं।
ठीक है जी। चलो फिर अब आगे चलते हैं, आगे क्या आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है गैसेस यूज इन वेल्डिंग आर, इनमें से कौन सी गैसेस का इस्तेमाल वेल्डिंग में होता है। तो देखो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नहीं। देखो ऑक्सीजन बर्निंग के लिए किसी भी चीज को जलाना है ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ओके, लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब भी हमको वेल्डिंग करनी होती है ना, तो हम जिस मेटल को क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, उसके आसपास हमें क्या करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरा उसके आसपास हम लोगों को वो मैनेज करना पड़ता है कि भाई आसपास की अदर गैसेस यहाँ पे रिएक्ट ना करें। तो हाई टेम्परेचर हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मदद से मेंटेन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन इन दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक, एसिटिलीन इज बेसिकली कौन सी गैस भैया, हाइड्रोकार्बन है। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है भाई साहब, ये है आप लोगों का इथाइन गैस। ठीक है, इथाइन का फॉर्मूला है C2H2, यानी कि दो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, और दूसरी चीज क्या कि भाई ये जो है ना आपका आर्टिफिशियल राइपनर भी है। फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइपन करने का काम भी किसका होता है, इसी का ही होता है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किस चीज के। अगला क्वेश्चन आ जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ व्हाट। देखो जब भी गैल्वेनाइजेशन होता है तो गैल्वेनाइजेशन के दौरान हमेशा जो जिंक होता है उसका आप गैल्वनीकरण करते हो, उसके द्वारा गैल्वनीकरण करते हो। जिंक को हिंदी में जस्ता कहा जाता है। तो इसको गैल्वनाइजेशन को या लोहे के ऊपर जो हम जिंक की एक परत चढ़ाते हैं उसको हम जस्ताकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम जस्ताकरण या जस्तीकरण भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इन द रेंज। देखिए जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम का सिंपल मतलब होता है कि वो स्पेक्ट्रम जिसको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होती है हमारी लाइट की, वो कहाँ से है, 380 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, तो अब अगर पहले तो ये चीज आ जाती है कि आप लोगों को पूरे के पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता होनी चाहिए कि ईएम रेडिएशन कौन कौन सी होती है। तो ईएम रेडिएशन का अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है, देखो फॉर्मूला नहीं मतलब ट्रिक क्या है याद करने का, कि गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। गाड़ी से हो जाता है गामा रेस, एक्स से हो जाता है एक्स रेज, यू से हो जाता है यूवी रेज, वी से हो जाता है विजिबल रेज, इन से हो जाता है इंफ्रारेड, माई से हो जाता है माइक्रोवेव, और रेंज से हो जाता है रेडियो वेव। ठीक, तो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज से हमें क्या पता चलेगा कि भाई जो हमारे पास यहाँ पूरी की पूरी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ उनका पूरा का पूरा रेंज रहता है। अच्छा, अब अगर आप अपना यहाँ पे ये पूरा ईएम रेडिएशन को देखते हो तो गामा रेज जो रहेगा ना उसका साइज, उसका जो वेवलेंथ रहता है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होगी। गामा रेज हाई फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ। ठीक है, जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी लो फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब है खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ। ठीक, तो यहाँ देखो ये जो अपने पास विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम में आपका वॉयलेट से लेके रेड तक की लाइट्स होती है। अब देखो कैसे याद रखोगे, यूवी अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, हिंदी में इसको पराबैंगनी कहते हैं। तो पराबैंगनी किरणों से लेके अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बैंगनी से लेके रक्त, तो यहाँ पे देखो ये वॉयलेट से लेके रेड, VIBGYOR। ठीक है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके पूरे के पूरे आ जाते हैं विबग्योर करके, ध्यान रखोगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक जी, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारे ये पूरा का पूरा अपना वेवलेंथ रहता है, इसमें लगभग 400 से लेके आपका 700 नैनोमीटर्स के बीच में रहेगा। यानी कि वॉयलेट रेज जो है इनका वेवलेंथ क्या रहेगा, नियरली 400 नैनोमीटर्स। ठीक है, और रेड का कितना हो जाएगा, नियरली 700 नैनोमीटर्स हो जाता है। ठीक, अब अपने पास इसमें से कौन सी रेंज है, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ तो मैडम नैनोमीटर्स में नहीं है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में। जब आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है, देखो नैनोमीटर का मतलब है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और यहाँ पे अगर अब इसको मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग में करना होगा 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जो कि हो जाएगा 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग।
ठीक है, 700 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और ये हो जाएगा 7000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, जो हो जाएगा 7000 ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कितना, 1300 से 3900 बिल्कुल गलत, 3900 से 7600 ये वाला ठीक लग रहा है, क्योंकि हमारा 4000 से लेके 7000 के बीच में आना है। लेकिन देख लीजिए कि इसमें और भी कुछ हमारी रेंज आ रही है, 7800 से 8200 नहीं पॉसिबल, 8500 से 9800 नहीं। तो ये वाली रेंज जो है ना हमारी, इस रेंज को ऑलरेडी कवर कर रही है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। देखो बहुत सारी चीजें मैंने एक क्वेश्चन के अंदर बताई है, मेक श्योर आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो। चलिए, अब आ जाता है डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर, क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए आप कौन से डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हो। देखिए हमारे पास ना, तो बेसिकली जो डिटर्जेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, हम उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हम सल्फोनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सल्फोनेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव, मतलब ये आपका वहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा पूरा एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, अपना सल्फोनेट का इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो कपड़े हैं वो काफ़ी अच्छे आसानी से साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्फोनेट्स है, दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको हम, देखो डिटर्जेंट्स जो है ना उसमें हमेशा सल्फोनेट्स का इस्तेमाल आपको होता हुआ दिखाई देगा। जो सोप्स होते हैं दे यूज कार्बोनेट्स, ठीक, बट सल्फोनेट्स जो होंगे वो डिटर्जेंट्स होंगे, खारे पानी में मीठे पानी में दोनों में ये काम करते हैं। ओके, चलिए, आप लोग अक्सर जानते हो कि जो खारा पानी है जिसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, तो हार्ड वाटर के अंदर जो होगा ना, हार्ड वाटर के अंदर ये अच्छे से काम करेगा। ठीक, हार्ड वाटर में जो आपका साबुन होता है वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। ठीक जी, नेक्स्ट देखो, द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट इज, ह्यूमन स्वेट के थ्रू, जो हमारा पसीना होता है उसके थ्रू जो है कौन सा आपका जो एलिमेंट है या कौन से आपका तत्व है वो आपका रिलीज होता है। तो एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट इज, बताइए कौन सा हो जाएगा। देखो, जब हम अपने स्वेट की बात करते हैं, हमारा जो स्वेट रहता है उसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्या ऐसा है। यस मैम, डेफिनेटली यहाँ पे जिंक जो होता है वो काफ़ी हद तक हमारे उसके अंदर निकलता है, क्या ऐसा है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर हमारे जो भी पदार्थ निकलते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा, अब देखो आपको पसीना आया, आपने कभी पसीना अगर गलती से भैया मुंह में गया हो तो आपने एक चीज़ फील की होगी, वो थोड़ा सा क्या होता है, वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है हमारा पसीना। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर उसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, क्या होगा, वहाँ पे सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। सोडियम के साथ साथ इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, क्या होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ना ना यहाँ पे सोडियम है ना यहाँ पोटेशियम है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर और क्या आ सकता है, कैल्शियम निकलता है, मैग्नीशियम थोड़ी बहुत मात्रा में निकलता है, जिंक थोड़ी बहुत मात्रा में निकलता है। तो एक्चुअल में तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो एक्सक्रीट होता है मतलब सोडियम और पोटेशियम होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। तो अगर अब हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे या तो मैग्नीशियम एंड जिंक आंसर होना चाहिए, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा आंसर NaCl मतलब सोडियम और पोटेशियम होना चाहिए, जो कि हमारे इसमें है नहीं। तो नन ऑफ द अबव इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, और अगर हम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में देखें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास ये मैग्नीशियम निकल के आ रहा है और इसके अलावा जिंक निकल के आता है। ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में आयरन भी निकल के आता है, तो इस वजह से मोर देन वन आंसर भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका एक एम्बिगुएंट सा आंसर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लू विट्रियोल इज केमिकली, ब्लू विट्रियोल जिसको हिंदी में नीला थोथा बोला जाता है, जो कि एक जहर की तरह कार्य करता है। ये जो नीला थोथा हो जाता है, ये बेसिकली कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, CuSO4.5H2O, जिसमें कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि नीला तोता या ब्लू विट्रियोल के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉपर सल्फेट है जो ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ग्रीन विट्रियोल किसको कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल किसको कहा जाता है, आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जानते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे एक और नोट डाउन कर लेना कि अगर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट रहता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। अब इसके ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसीलिए इसको नीला थोथा कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर आपका एनहाइड्रस CuSO4 होगा, कॉपर सल्फेट होगा, तो इसका कलर वाइट होता है और इसके अंदर नो वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें कोई पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते।
ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार कंफ्यूजन होती है। नॉर्मल आपसे पूछ लिया जाएगा द कलर ऑफ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज, ऑप्शन में व्हाइट और ब्लू दोनों होगा, फर्स्ट ऑप्शन ब्लू होगा, तो बच्चे सोचेंगे कॉपर सल्फेट बस ब्लू मार्क कर दो, बट नहीं, ध्यान रखना, अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है दैट इज व्हाइट, अगर वो आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है या ब्लू विट्रियल है या फिर कॉपर सल्फेट .5H2 हो है, तो उसको हम ब्लू कलर का मार्क करके आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट आ जाता है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। बताइए भैया, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के इर्द गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर है। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। ओके, तो आंसर बिकम्स नाभिक। नाभिक का एक जो संरचना थी वो हमको रदरफोर्ड के द्वारा बताई गई कि ये जो हमारा नाभिक होगा किसी भी एटम का, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। और रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ऑन गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था गीगर और मार्सडन, उन्होंने इनकी हेल्प करी थी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ जी इनमें से किसने यहाँ पे हेल्प करी थी, तो गीगर मार्सडन का नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे ना आपका ये जो कन्वर्जन वाला जो एक चार्ट होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो आपके जब कन्वर्ट होते हैं एक से दूसरे एलिमेंट में, तो उसके लिए ना आपको तीन चीजें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है भैया, देखो सबसे पहला तो क्या है, सबसे पहला तो आ जाता है आपका कि अगर वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ये हमारे पास सॉलिड हो गया, अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बनती है तो इसका मतलब उसको हीट मिली है। ठीक है, हीट मिलने पर वो लिक्विड बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, दूसरा, अगर वो लिक्विड से गैस हो रही है तो हीट आपने दी, इवेपोरेट हो गया, तो इवेपोरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, गैस बन गया। अगर वो आपका गैस से सीधा सॉलिड बन जा रहा है तो आपने क्या किया, यहाँ पे गैस को आप ठंडा करोगे। ठीक है, ठंडा करोगे तो ठंडा ठंडा करने पर क्या बन जाता है, वो आपका सब्लिमेशन हो जाता है, और वो सीधा क्या बन जाएगा, गैस सीधा आपका सॉलिड हो जाती है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक, तो ऊर्ध्वपातन जो है ये आपका तरीका है। अब अगर हम उल्टा देखें, अगर लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बन रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। अगर आपका गैस से कोई चीज लिक्विड बन रही है इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों की कोई भी जो सॉलिड है वो सीधा क्या हो रहा है, वो आपका क्या बन रहा है बेटा, अगर वो जो आपका सॉलिड है वो सीधा आपका गैस बन जा, अरे यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ये सॉलिड से अगर गैस होता है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ। सॉलिड से अगर गैस बनता है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, और अगर ये आपका गैस से सॉलिड बन जाता है इसको डेपोजिशन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, चार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉलिड से, अगर इसमें से पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, सॉलिड से गैस का कन्वर्जन पूछा जाता है, गैस से लिक्विड का कन्वर्जन पूछा जाता है, और गैस से सॉलिड का कन्वर्जन पूछा जाता है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी आपसे यहाँ पेपर में क्या पूछा गया है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। आपने सॉलिड को गर्म किया और गर्म करने की वजह से वो क्या हो गया, वो सीधा गैस बन गया। जैसे कपूर था, कपूर को आपने गर्म किया, क्या वो लिक्विड दिखता है, नहीं दिखता, वो सीधा गैस बन जाता है। अगर वो सीधा गैस बन गया तो वो क्या हुआ, सब्लिमेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन हो गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। अब बताइए ये जो इंसुलिन है वो किस चीज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, आप क्या कहेंगे कि भाई ये जो इंसुलिन है, पहली चीज तो ये पैनक्रियाज से निकल रही है, पैनक्रियाज से निकल रही है तो ये आपके शरीर का जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज, उस ब्लड ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। ठीक है भाई, आपके घर में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो जो जितना सारा पैसा है आप उसका क्या करते हो, आप जाके उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, कहते हो इसका एफडी कर दो, ठीक है, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको यूज कर लूंगा। ठीक, तो आपने इसको ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कहाँ स्टोर किया, लीवर में स्टोर किया। अब ये काम कौन कर रहा है, इसकी जो कमांड दी वो किसने करी, अरे बैंक जब गए आपने पैसे जमा किए तो जमा पर्ची भरी ना, तो इस जमा पर्ची का नाम ही इंसुलिन है।
ठीक, इंसुलिन के अंदर जिंक मेटल पाया जाता है और ये आप लोगों का शरीर में पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है। पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जहां से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। ठीक, चलिए, तो बेसिकली अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये किस चीज के मेटाबॉलिज्म में मदद कर रहा है, बी कार्बोहाइड्रेट्स इसका सही आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी है, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, बेसिकली ये बैक्टीरियाज को मारने वाली दवा होती है। अब देखो, जो हमारी बैक्टीरियाज को मारने वाली दवा है उनको एंटीबैक्टीरियल दवा भी कहते हैं। और यहाँ पे जो पेनिसिलिन है, क्या ये एंटीबायोटिक है, यस। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डेवलप की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किससे की गई थी ये, पेनिसिलम नोटेटम से की गई थी। तो इसका मतलब पेनिसिलिन तो पक्का आंसर होने वाला है। दूसरा है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो है ना, ये क्या, डिस्पिरिन सुना होगा आपने, तो डिस्पिरिन क्या है, बेसिकली पेन किलर है ना। तो इट इज अ पेन किलर। पेन किलर को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एनाल्जेसिक है, बहुत ही मतलब जब आपके माइल्ड दर्द होता है तो वहां पे एस्पिरिन दी जाती है, एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो होता है, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पेन किलर है और पेन किलर के साथ साथ ये आपका क्या बोलते हैं, टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। तो ये भी आपका एनाल्जेसिक हुआ, एनाल्जेसिक एंड एंटीपिरिमिडीन। एंटीपिरिमिडीन का मतलब है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है सल्फाडाइजीन। सल्फाडाइजीन आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, सिल्वरेक्स नाम की एक दवा आती है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप सल्फाडाइजीन का इस्तेमाल करते हो। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक एंटीबायोटिक है। अब यहाँ पे दो दवाएं जो हैं वो क्या है, वो आपकी एंटीबायोटिक है, तो इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा जो है वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट है। व्हीट है, बार्ले है, राइस है, मेज है। अब अगर आप इन सब में से देखते हो ना, जो राइस है उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। गेहूं में उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बार्ले में भी उतना नहीं है। ठीक है, मक्का में भी उतना का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सबसे इसमें तो इन चारों में से क्या पूछा है कि अधिकतर कार्बोहाइड्रेट किस में है, तो अधिकतर तो हम देखें, अधिकतम जो होगा वो तो चावल में ही है। ठीक है, मक्का में भी होता है, चावल के बाद मक्का ही आ जाएगा। लेकिन द थिंग इज, इनमें से कोई चार में से कोई एक ही आंसर हो सकता है, पांचवा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर आप देखोगे तो इसमें चावल की क्वांटिटी में सबसे ज्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, दीज आर बेसिकली सैकेराइड्स, शुगर्स होती हैं बेसिकली ये। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज ग्लूकोज, जो कि हमारा इंस्टेंट शुगर होता है, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी एनर्जी हमको मिलती है, 4.1 किलो री एनर्जी मिलती है। ठीक है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके अंदर मिलती है, तो मैक्सिमम मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी हमको किससे मिलती है, 1 ग्राम अगर आप फैट खा रहे हो तो, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो दोनों में से किसको एनर्जी मिलेगी, किस में से एनर्जी ज्यादा मिलेगी, फैट में से। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमको जल्दी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स इन माउथ। क्या होगा इसका, जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, जबकि जो फैट होगा, फैट का डाइजेशन आपका स्टमक से स्टार्ट होगा प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट है द हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज। इन सभी में से जो सबसे ज्यादा भारी धातु है वो कौन सी है। देखिए, जब हम भारी धातु की बात करते हैं तो भारी धातु का मतलब है क्या, कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होने वाली है। तो गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है और प्लैटिनम है। अब अगर आप देखो, इनमें से कौन सी जो धातु है वो हैवी हो सकती है, वो क्या है कि अगर हम किसी इन चारों में से जिस भी धातु को देखेंगे, इनकी अपनी खुद की डेंसिटी रहती है। जैसे
अगर मैं इन सबको एक सीक्वेंस में लगाऊं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हल्की धातु है इन सब में से दैट इज सिल्वर। सिल्वर को एजी से शो करते हैं, अर्जेंटीनम इसका पुराना नाम था। इससे थोड़ी सी ज्यादा भारी आपकी मरकरी होती है, मरकरी से थोड़ी भारी आपका गोल्ड होता है। ठीक है, ज्यादातर धातुएं मरकरी के ऊपर फ्लोट करती है, लेकिन जो ये सोना होता है मरकरी के अंदर डूब जाता है। और इससे भी ज्यादा आपका होता है प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम की डेंसिटी तो गोल्ड की अप्रोक्सीमेटली डबल कह सकते हो आप, मतलब लगभग 28 क्या बोलते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, नहीं 28 नहीं, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, आपकी प्लेटिनम की हो जाती है इसमें से। ओके, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके मेटल्स हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी की सबसे ज्यादा हैवी क्या हो जाएगी, ये हैवीएस्ट मेटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेनलेस स्टील, इनमें से किसका एक अलॉय है। भाई देखो, स्टेनलेस स्टील से क्वेश्चन अक्सर कई बार आप लोगों के पेपर में बनता है। देखो ये, अगर आप इधर ध्यान दो इस क्वेश्चन, इस पेपर के अंदर, तो इस पेपर के अंदर आप लोगों ने एक चीज जो नोटिस करी होगी, यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन हमें केमिस्ट्री के मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हमें जो है ना कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना रहता है। तो अपना जो एक आपका टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आपको, पीरियोडिक टेबल से दिख रहा है। फिर यहाँ पे डेली लाइफ केमिस्ट्री आपकी काफी बार पेपर में पूछी जा रही है, लगातार पूछी जा रही है। अब स्टेनलेस स्टील है, स्टील के बर्तन आप सभी के घरों में है। ठीक, और जब आपके सभी के घरों के अंदर स्टील के बर्तन हैं, तो इसमें से आपकी कौन सी चीज है जो इसमें सही आंसर हो सकती है। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील जो होती है ना, आयरन बेस्ड होती है। तो अब इसमें से देखो कहाँ कहाँ आयरन है, आयरन है, आयरन है, आयरन है, कॉपर और क्रोमियम इसमें से आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आयरन और निकल, आयरन और क्रोमियम, आयरन और जिंक। अब देखो जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, इसके अंदर आपका मेजरली क्या चीज होता है, मेजरली इसके अंदर आयरन होगा, आयरन के बाद सेकंड नंबर पे इसके अंदर क्रोमियम होता है, और थर्ड नंबर पे जो ज्यादा मात्रा में अमाउंट होता है दैट इज निकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सबसे ज्यादा देखें, सबसे ज्यादा आयरन, आयरन के बाद क्रोमियम, आयरन, आयरन के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद निकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसमें से हमें निकल और क्रोमियम में से किसी एक को सर्च करना है, मानना है। तो हम आयरन, निकल एंड क्रोमियम में से हम किसको मानेंगे, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे क्रोमियम को देखें लगभग 11% के आसपास यहाँ इस्तेमाल होता है, और निकल जो होता है ये लगभग 8% के आसपास इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें से देखो अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना होगा, मैं ऑप्शन नंबर बी लूंगी। ठीक है, इनमें से क्या लूंगी मैं, ऑप्शन नंबर बी लूंगी। अच्छा, अब आप कहोगे मैम ये डी वाला, ई वाला ऑप्शन क्यों नहीं ले रहे कि निकल और क्रोमियम दोनों। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने आयरन और निकल, आयरन एंड क्रोमियम, अगर ये निकल क्रोमियम आयरन अलग अलग लेते तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पे इन्होंने आयरन एंड निकल लिया है। अगर यहाँ निकल एंड क्रोमियम लेते तब मैं मान सकती थी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तब हम मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर करते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड। ठीक है, भाई देखो जब भी आपकी टूटी हुई हड्डियां जो हैं, वो टूटी टूटी हुई हड्डियों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका, पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या है, बेसिकली ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वाइट कलर का एक कंपाउंड होता है। ठीक, जो क्या है, जो आधा पानी का मॉलिक्यूल होल्ड करता है। देखो जहां पे भी ये पानी के मॉलिक्यूल वाली बात आ रही है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि कितना पानी का मॉलिक्यूल इसके अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इस चीज को देखते हो तो आपके पास जो आधा पानी का मॉलिक्यूल है वो इनमें से किसके अंदर देखने को मिल रहा है, वो इसमें से हम लोगों को देखने को मिलता है आप लोगों का जिप्सम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिप्सम हो जाता है, जिप्सम क्या, अच्छा जिप्सम का मैम फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्लेट लाइम जो हो जाता है ये आपका क्या है, CaOH होल्ट वाइज हो जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है CaO, और ये आपका जिप्सम जो होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 .12H2O। इसी को हम लोग क्या मतलब, जिप्सम जो होता है वो 2H2O होता है। 2H2O में से आधा पानी का इसको हीटिंग करेंगे, हीट करने की वजह से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो हमारे पास होगा वो आपका कहाँ से बन रहा है, जिप्सम से बन के आ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे करेक्ट आंसर मान लेते हैं। ठीक है,
चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अ हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड, ये हमारे पास दो कार्बन है वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्या उनको अल्केन कहेंगे? नहीं, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो, डबल बॉन्ड मैंने मीडियम साइज का बनाया, सिंगल बॉन्ड लंबा और ट्रिपल बॉन्ड छोटा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तीनों मैंने बॉन्ड्स जो बनाए, पहली चीज तो ये तीनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है क्या, ये शेयरिंग वाले बॉन्ड है, ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी आपके यहाँ डबल ट्रिपल और आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पूछ ली जाती है। तो बॉन्ड लेंथ अगर आप देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, मीडियम में आ जाती है आपकी डबल बॉन्ड की, और उससे ज़्यादा हो जाती है आपकी सिंगल बॉन्ड की। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अब इसमें से पूछा जाएगा आपसे कि जो डबल बॉन्ड वाले एटम्स हाइड्रोकार्बन है उसको क्या कहते हैं? एल्कीन। एल्कीन फैमिली का स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है? स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है? तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? इथाइन, इथीन हो जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका इथीन जो है इसी को इथाइलिन भी कहते हैं, जो कि आपका नेचुरल फ्रूट राइपनर है। ठीक है, नेचुरल राइपनर मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमारी गैसेस होती है, कौन सी, जो हमारा गैशियस हार्मोन है प्लांट्स के अंदर, वो यही इथाइलिन गैस होती है जो फलों को नेचुरली पकाने में मदद करती है। और एल्काइन जो होगा, एल्काइन में स्मॉलेस्ट मेंबर हो जाता है इथाइन, जिसको आप एसिटाइलिन कहते हो, एसिटाइलिन कहते हो। और ये जो एसिटाइलिन है ये आपका आर्टिफिशियल राइपनर है। ठीक है, चलिए, एल्केन फैमिली का स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है? मिथेन हो जाता है, CH4। ठीक है, ये सभी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्केन। नेक्स्ट हो जाता है द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, बहुत ही हलवा सवाल। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका विनेगर होता है, क्या ये मीथेनॉल है, इथेनॉल है, एसिटिक एसिड है, या इथाइल एसिटेट है? अब भैया अगर आप यहाँ पे इन सभी चीज़ों को देखोगे तो इसमें से अगर आप देखो, इथेनॉल मिथेनॉल नाम से ही लग रहा है एल्कोहल्स हैं ये। ठीक है, क्या है ये? एल्कोहल्स हो जाते हैं। अब अगर आप इन एल्कोहल्स की बात करोगे तो इन एल्कोहल्स में क्या है, मीथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH, मतलब मीथेन था, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे OH ग्रुप जोड़ दिया। इथेनॉल क्या है? C2H5OH है। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या है? CH3COH, जो कि आपका क्या है, ये एसिटिक एसिड में अगर आपने 5 to 8% एसिटिक एसिड लिया और बाकी वाटर ले लिया तो इससे क्या बन जाता है हमारे पास? विनेगर बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपका जो 100% CH3COH होता है उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी इज, कार बैटरी में इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? तो बेसिकली अगर आप कार बैटरी की बात करोगे तो क्या एसिटिक एसिड इस्तेमाल होगा? नहीं, ये विनेगर का आपका एसिड है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। नाइट्रिक एसिड नहीं। अच्छा देखो, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड ये दोनों मिला के आपका एक्वारीजिया बनाते हैं, और एक्वारीजिया बनाने के लिए इसमें कितना रेशो होता है HCl और HNO3 का? जो रेशो है वो 3:1 है, मतलब जिसके पास 3 नहीं है उसको 3 रेशो में लेना है, और जिसके पास 3 है उसको एक ही रेशो में लेना है। ठीक है, तो 75% HCl और 25% HNO3 लोगे तो आपका एक्वारीजिया बन जाता है, जो आपके सोने के गहनों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, तो कार बैटरी के अंदर लगभग 60% सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसी को आप किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हो, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, द सल्फ्यूरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63rd BPSC का लास्ट क्वेश्चन, अगेन केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल इज, सोडा वाटर बॉटल को खोलते ही इनमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो देखिए, जो सोडा वाटर बॉटल होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के आप कार्बोनिक एसिड बनाते हो। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? सी सॉरी H2CO3। ये क्या है? आपका कार्बोनिक एसिड होता है। अब ये जो है ना, ये आपका मतलब हाई प्रेशर के अंदर तो ये एसिड बना रहता है, और जैसे ही इसमें प्रेशर कम होता है ना, वैसे ही ये जो कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। तो जैसे ही यहाँ पे आप सोडा वाटर बॉटल को ओपन करते हो, उसमें से जो
कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल के आ जाती है, और इसी वजह से वहाँ पे जो आपको दिखाई देगा, मतलब जो आपकी गैस बाहर आती हुई दिखती है, अ, पता लगती है, दिखती नहीं है, पता लगती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बॉटल के अंदर ही रह जाता है पानी। ओके, तो ये अपने 63rd जो अपना बीपीएससी था उसका ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो कुछ एक ना आपके करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था ये, कि इनमें से कौन सी स्मार्ट सिटीज जो है वो इंडिया की फर्स्ट सिटी बनी है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रही है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। तो कौन सी है? बैंगलोर है, जयपुर है, इंदौर है, या दीव है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था दीव। ठीक है, तो जो हमारे पास दीव है, ठीक, वो क्या है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपके करंट वाले कुछ एक वन लाइनर्स होते हैं वो आपके बीपीएससी में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि जो है भाई जब मैं अगला सेशन लूंगी तो उसके अंदर मैं आप लोगों को 2 पेपर्स एक साथ कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अब बात आ जाती है अब दूसरे पेपर की। थोड़ा सा फास्ट इसी वजह से चल रही हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि भैया ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स देने के लिए मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, है ना, और इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी बोल रही हूँ। कुछ भी डाउट्स आते हैं नीचे मेंशन कर दिया करो। ठीक, अब आ जाता है बात, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू ऑफ 7? बताइए इनमें से किसके ऊपर किसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 है। पहला है प्योर वाटर, ठीक है, दूसरा है न्यूट्रल सोल्यूशन, तीसरा है बेसिक सोल्यूशन, चौथा है एसिडिक सोल्यूशन, या डी आ जाता है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। अब देखिए अगर प्योर वाटर है, ठीक है, या डिस्टिल्ड वाटर है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? यस, यहाँ पे 7 होगा। न्यूट्रल सोल्यूशन होगा 7 होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा नहीं, इसका जो पीएच होगा मोर देन 7। और जो आपका एसिडिक सोल्यूशन होता है उसका लेस देन 7 हमें पीएच वैल्यू देखने को मिलता है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इनमें से किसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 होगा, एग्जैक्टली 7 होगा, तो देखो यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन जो होगा उसका एग्जैक्टली 7 हम लोगों को क्या मिलेगा? पीएच सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन जो अपने पास प्योर वाटर रहता है ना, उसका भी अपना जो पीएच है वो भी 7 ही रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, दोनों ही के पास क्या है? दोनों ही के पास आपका pH वैल्यू 7 हो जाता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो पीएच स्केल है, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी ले लीजिए। पीएच स्केल 1909 सोरेनसन के द्वारा खोजा गया था, सोरेनसन के द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ ये जो पीएच स्केल है इसके अंदर हम 3 चीजें यहाँ पीएच स्केल के माध्यम से, पहली चीज तो ये एक्सपोनेंशियल स्केल है, ऑप्शन आंसर ई। ये एक्सपोनेंशियल पावर्स पे काम करता है। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल पावर्स का मतलब क्या है कि भाई अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास पीएच वैल्यू 8 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो आपका 8 पीएच वैल्यू वाला वस्तु है वो 7 वाले से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेस है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल पावर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है कि ये जो पीएच स्केल रहता है ये 0 से 14 तक के स्केल पे होता है, जहां पे 0 से 7 का मतलब होता है 7 से कम तक होता है एसिडिक, 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, और 7 प्लस से लेके 14 तक होता है बेसिक। 0 का मतलब है हाईली एसिडिक, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा, और ये 7 के मुकाबले 10 की पावर 7 टाइम्स ज्यादा एसिडिक होता है। 14 का मतलब है हाईली बेसिक, जैसे कंसंट्रेटेड NaOH, NaOH, ये क्या है आपका हाईली बेसिक हो जाए। यहाँ पे आपका HCl जो हो जाएगा, कंसंट्रेटेड HCl जो होता है, दैट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना पीएच वैल्यू का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? बताइए इनमें से किसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल O होता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, और एटॉमिक मास इसका 16 हो जाता है। ठीक है, एटॉमिक मास अगर 16 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम यहाँ पे 16 है, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन तो है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो है वो 16 में से 8 गए, 8 आ जाते हैं।
नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 17 हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या 7 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक मास भी है 1। तो अगर यहाँ पे हम देखें, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 1 माइनस 1 0। भैया ए में से जेड को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन लेस पार्टिकल कहलाता है। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स, 3 समस्थानिक है। तो 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? पहला है आपका प्रोटियम, दूसरा है आपका ड्यूटेरियम और तीसरा है आपका ट्रीटियम। प्रोटियम जो है इसका सिंबल है H11, ड्यूटेरियम का है H12 और ट्रीटियम का है H13। ठीक है, यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है आंगस्ट्रॉन्ग इज द यूनिट ऑफ, बताइए आंगस्ट्रॉन्ग इसमें से किस चीज की यूनिट हो सकती है? वेवलेंथ की हो सकती है, एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की या वेलोसिटी की। ठीक है, या फिर नन ऑफ दी अबव। अब देखो वेलोसिटी हमेशा मापी जाती है मीटर पर सेकंड में, और आर्मस्ट्रांग जो है ना, ये आपका आपने देखा था 10 की पावर माइनस 10 मीटर जो होता है उसको हम एक आर्मस्ट्रांग कहते हैं। ठीक है, अब मीटर जिसकी भी इकाई होगी ना उसी की आर्मस्ट्रांग हो सकती है। अब फ्रीक्वेंसी की देखिए, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, और एक हर्ट्ज होता है 1/सेकंड के बराबर। मीटर तो कहीं यूज नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ आंगस्ट्रॉन्ग पर सेकंड होता तो आप वेलोसिटी आंसर कर देते, लेकिन यहाँ क्या आंगस्ट्रॉन्ग है, तो ये वेलोसिटी भी आंसर नहीं हो सकता। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या यहाँ पे जूल से खाली मीटर का कोई रिलेशन है? सिर्फ मीटर है क्या एनर्जी की ऐसा यूनिट? नहीं। तो इसका मतलब क्या? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को हमेशा, लेंथ है ना, मीटर्स में मापी जाएगी। अगर मीटर्स में मापी जा रही है तो वेवलेंथ की ही इकाई आप कैसे भी माप सकते हो, आंगस्ट्रॉन्ग में भी माप सकते हो। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्घ्य बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 134th क्वेश्चन कहता है फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, लो जी अभी पहले ही तो बताया है, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करी जा रही है? हर्ट्ज में। हर्ट्ज क्या होता है? एक हर्ट्ज होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये 1/सेकंड होता है। हर्ट्ज क्या है? 1/सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या स्पीड की ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है, रेडियन जो है वो एंगल्स को मापने के लिए होती है, वॉट जो है वो पावर को मापने के लिए होती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो नंबर ऑफ रिपीटिशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिपीटिशंस पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक सेकेंड में कितने रिपीटिशन हुए उसी को हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, हर्ट्ज। ठीक है, और हर्ट्ज का अगर आप MLT यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला देखो तो T-1 हो जाता है हर्ट्ज। ठीक है, 135th क्वेश्चन है आप लोगों का, हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए की खोज किसने करी थी? तो डीएनए का हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो था वो हमें किसने हमको बताया था? तो देखो दो तीन चीजें ध्यान रखना। पहली चीज आ जाती है कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमको किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है ग्रीगर मेंडल का क्या काम है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है इनको। ठीक है, जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी बात है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कभी कि पी प्लांट्स के ऊपर काम किया था इन्होंने, पी प्लांट्स, और उससे यहाँ पे इन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो है, 7 तरीके के मतलब 7 जो ट्रेड्स थे उनके दो दो उन्होंने वो बताए थे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और वहाँ पे एलील्स आगे चल के हम एक चीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पी प्लांट के ऊपर काम करके इन्होंने हम लोगों को किसके बारे में बताया था? इन्होंने हम लोगों को बताया था जेनेटिक्स के बारे में, कि एक अपनी पीढ़ी से, अपनी पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, वो डीएनए के माध्यम से होती है, जीन्स के माध्यम से होती है। ठीक है, बट द थिंग इज इसके बारे में हमको बताने वाले कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रीगर मेंडल। ठीक है, जॉनसन की बात करते हैं, तो जॉनसन जो है इन्होंने हम लोगों को एक्चुअल में किस चीज के बारे में बताया था? इन्होंने हम लोगों को एक्चुअल में बताया था हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, इन्होंने बताया था एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है।
ठीक है, एक है आपके फिजिकल कैरेक्टर्स, एक है आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो फिजिकल कैरेक्टर्स को चेंज करने पे आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स चेंज नहीं होते। चूहे की पूछ काटते जाते हैं, आपको याद है अगस्त वीजमैन वाला एक्सपेरिमेंट था, चूहे की पूछ काटते जा रहे हो, 21 पीढ़ी तक चूहे की पूछ काटी, लेकिन 22वीं पीढ़ी की फिर भी जो है पूछ हमें देखने को मिली थी। तो वो क्यों मिली थी? क्योंकि भैया वहां पे आपने उसके जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जॉनसन भी आपका किससे रिलेटेड है? ये भी आपका जीन से ही रिलेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हरगोबिंद खुराना जी जो हैं, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का और न्यूक्लियोटाइड्स मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का क्या रोल रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसके बारे में इन्होंने बताया था। और जो भी हमारा जेनेटिक कोड है इसको क्या बोलते हैं इंटरप्रेट करने में मदद करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। क्यों? क्योंकि भैया इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है तो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जो है वो आपका मेडिसिन में, इनको 1968 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, 1968 में। अब आ जाती है बात किस चीज़ की, जेम्स वाटसन एंड क्रिक। तो क्या इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया? अरे नहीं, हमने सारी कथा गा ली, लेकिन इसमें जिन्होंने हमारे लिए डीएनए को डिस्कवर किया था वो पता है कौन थे? वो थे फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर जो हैं इन्होंने 1869 के अंदर हमारे लिए क्या किया था? 1869 में हमारे लिए डीएनए की खोज करी थी। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड डीएनए? नन ऑफ द अबव आंसर हो जाता है। फिर मैम ये वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था कि भैया दो स्ट्रैंड्स हैं जो आपके किस चीज से आपस में जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ये जो आपका डीएनए है उसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियोटाइड्स की चेन मिलेगी, जिसके अंदर आप लोगों को नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, फॉस्फेट शुगर मिलेगा और सॉरी फॉस्फेट्स मिलते हैं और मतलब आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है। ठीक है, पेंटोज शुगर मिलती है। ठीक, तो ये तीन चीजें मिलके आपका क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई बिकम्स द करेक्ट आंसर। इनमें से क्या एक ट्राइग्लिसराइड है? ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड बेसिकली फैट्स का अनदर नेम है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स आपके फैट्स के अदर नेम हो जाता है। और जो आपका बॉडी जो है एनर्जी के लिए जिस फैट को यूज करती है दैट इज ट्राइग्लिसराइड ओनली। ठीक है, ये जो आपका फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, जो आपके ब्लड के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर आपका ये जो ट्राइग्लिसराइड है अगर ये आपका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपको वो कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने लगती है और आपको स्ट्रोक्स वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड क्या हो जाता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ लिपिड या फैट हो जाता है ये। ठीक है, वसा है ये, वसा। ठीक जी, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग व्हाट? भाई ईईजी। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रो मतलब मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, एनसीफेलो का मतलब होता है ब्रेन, ठीक, ग्राम मतलब मशीन, तो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेन को मापने वाली मशीन। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब नाम में ही एनसीफेलो आ गया, ब्रेन आ गया, तो किस चीज के लिए काम कर रही होगी? ब्रेन के लिए काम कर रही होगी। लीवर के लिए आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है जिससे आप ईसीजी कराते हो। जहाँ पे कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। इनमें से बताइए कौन सी चीज, कौन सा ऐसा पार्ट है आपके ब्रेन का जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? तो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है? तो भाई अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मापने का, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है, जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है ये आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। आपके ब्रेन मतलब शरीर की जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करने का काम इसका होगा। जैसे जो आपकी इच्छा से नहीं हो रही, जैसे आपका दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हो, ठीक है, आपके शरीर के अंदर पाचन हो रहा है, ये सारी चीजें अपने आप होती चली जा रही है, ये सब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा देखता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा क्या आ जाता है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये बैलेंसिंग वाली
एक्टिविटीज जितनी भी होगी ये सब आपका सेरिबेलम देखता है। छोटा दिमाग, नाना पाटेकर बोलता है ना कि छोटे दिमाग पे नहीं मारने का, वो सेरिबेलम है बेसिकली। फिर आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जो आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख प्यास को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, टेस्ट को स्मेल करता है, टेस्ट और स्मेल को कंट्रोल करता है। ये सब चीजें संभालने का काम किसका है? आपके हाइपोथैलेमस का है। नेक्स्ट आ जाता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जितनी भी है उसको रिसीव करना, ठीक है, और क्या बोलते हैं, उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करना, ये सब काम किसका होता है? थैलेमस का हो जाता है, ठीक है। तो थैलेमस जो है वो आपका ब्रेन मतलब हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर ही आपको पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर, बॉडी टेम्परेचर इज रिलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो अभी हमने जो पिछला पेपर किया था उसके अंदर हमने देखा था कि वेवलेंथ जो था उसके बारे में बात करी थी। तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वॉयलेट लाइट, याद करो विबग्योर 400 से लेके 700 नैनोमीटर। अब जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू पर्पल का जो वेवलेंथ है वो कम है। तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज लेस देन वॉयलेट गलत है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉयलेट लाइट सही है। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, क्या वॉयलेट की ग्रीन लाइट से ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ है? नहीं जी। क्या वॉयलेट की येलो से ज्यादा वेवलेंथ है? नहीं जी, ये भी गलत हो गया। तो इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो विबग्योर मतलब वॉयलेट प्रकाश से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, बताइए। अगर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो बताइए फ़ारेनहाइट स्केल पे वो क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे यहाँ पे, सीधा नन ऑफ द अबव आंसर मार्क कर आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि अगर -40 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो फ़ारेनहाइट स्केल पे भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, आपको यहाँ माइनस दे ही नहीं रखा है। अगर माइनस आपको दे नहीं रखा तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाने के लिए 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में 32 ऐड कर दीजिए। 5 8 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72 प्लस 32 कितना आ गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाओगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस का जो भी वैल्यू दे रखा है वो, और उसमें 32 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या हो जाती है? एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है, या वॉट है, ठीक है, या नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वह क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो एम्पियर है। क्या ऐसा है? एम्पियर से आप पावर को मापते हो? नहीं, एम्पियर से हमेशा करंट को मापा जाता है। वोल्ट से हमेशा आप पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हो, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मापते हो, ठीक है। कूलाम से आप हमेशा चार्ज को मापते हो और पावर को हमेशा आप वॉट में मापते हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर, वोल्ट का हो जाएगा आपका विभवांतर को मापने के लिए, या विभव को मापने के लिए आप वोल्ट का इस्तेमाल करते हो। कूलाम जो होता है वो उसका आप इस्तेमाल किस चीज़ के लिए? आवेश को मापने के लिए करते हो। और वॉट का इस्तेमाल आप शक्ति को मापने के लिए करते हो। नेक्स्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई मोटर क्या कर रही है? मोटर जो होती है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, घर में ये मोटर लगी हुई है, ठीक है, ऊपर टंकी में पानी चढ़ाना है, ठीक है। मोटर चली, कैसे चली? यहाँ पे आपने स्विच कनेक्ट कर रखा था, स्विच से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अंदर गई, इलेक्ट्रिसिटी ने यहाँ पे मोटर को रोटेट किया। रोटेट करने की वजह से अब इस मशीन के अंदर इतनी पावर आ गई कि यहाँ कुछ ये मैकेनिकल वर्क कर सके। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी जिसको इसने मैकेनिकल वर्क करने के लिए मशीन एनर्जी में कन्वर्ट किया, और मशीन एनर्जी में भेजते मैकेनिकल एनर्जी में भेजते अब ये पानी ऊपर चढ़ाने लगती है टंकी में। तो अब देखो यहाँ पे क्या हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई? नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट में? नहीं। मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई? नहीं। ये काम डायनेमो का होता है, पेपर में डायनेमो पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट में मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो ऑप्शन एक जैसे कि उल्टा लिखा हुआ है, इसको ना यहाँ करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन बॉडी कंटेन्स। भैया बहुत आसान क्वेश्चन, टीवी में ऐड भी आता है, माधुरी दीक्षित जी जो है बताती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 70% क्या होता है, वाटर होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारी लैंड के ऊपर, ठीक है, कितना पानी है और उसमें से हमारे लिए पीने योग्य पानी कितना है। 144 क्वेश्चन जो था आपके पेपर का, दैट वाज, अच्छा यहाँ पे नंबरिंग जो है दैट वुड बी 35th होगी ये। ठीक है, आज की अगर सीरीज की बात करें तो यहाँ देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, अमीटर करंट को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, वोल्ट फिर से यहाँ पे वोल्ट मीटर आ गया। फिर पोटेंशियल मीटर जो होता है ये आपका किस चीज को मेजर करेगा, किस क्या करेगा पोटेंशियोमीटर। तो ये जो हमारा वोल्टेज होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसको मापेगा। ठीक है, वोल्टामीटर जो होता है ना, ये आपका एक सेल होता है। ठीक है, वोल्टामीटर को इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही कहा जाता है, उसी को ही आपका क्या कहा जाता है, वोल्टामीटर कहा जाता है, जो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा जो आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर, अमीटर। मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का मेन कंपोनेंट कौन सा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या ओजोन है। तो यहाँ देखिए कि ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है कि हमारी ये प्यारी सी पृथ्वी है, पृथ्वी ने एक कंबल ओढ़ रखा है, उस कंबल का नाम है ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो सनलाइट की जो यूवी रेज हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं। ठीक है, शॉर्ट लैम्डा वाली होती हैं। अब इन रेस को ये अंदर एंटर करने देती है। अब यहाँ पे जो हमारी अर्थ है ये इन रेस को सोख लेती है, सोखा। अब ये सोखने के बाद क्या करती है, इसको लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में इनको रिलीज करती है। तो अब ये जो कंबल है ना, इस लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट्स को बाहर जाने ही नहीं देता है। वो रेस हीट को बाहर मतलब ये जो वेव्स हैं इनको बाहर जाने ही नहीं देता है। और इस वजह से हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म बना रहता है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी अर्थ का कंबल हो गया। अब सर्दियां तो है ही, हाँ। तो ये कंबल का काम कौन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस। लेकिन अगर इस कंबल को हमने ज्यादा 3-4 लेयर्स चढ़ा दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लगते हैं, है ना, हमारे जो आइलैंड्स है वो सब डूबने लगेंगे, हाँ कि ना। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा गर्मी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारे कंबल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डली हुई हैं, तो कंबल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, यस है, डेफिनेटली है। आपको पता है इवन ये जो वाटर होता है ना, वाटर भी क्या है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का कंबल ही है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो है उसका एक पार्ट है ये। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, मीथेन हो जाता है। ठीक है, वाटर भी लिख लीजिए, मीथेन हो जाता है। अच्छा, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, N2O। लेकिन ज़्यादा कुछ हंस लिए ना तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस हो जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब आपके क्या बोलते हैं, GHGs हैं। और अगर आप अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, तो क्या यहाँ पे आप इनमें से कोई एक आंसर कर सकते हो, यस डेफिनेटली। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड, इवन ओजोन, ये भी क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक से अधिक उसके करेक्ट उत्तर हैं। ठीक है, ओजोन की को मापने के लिए जो इकाई होती है उसका नाम मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, आंसर कीजिएगा। और ओजोन जो है ना वो आपके कौन से कलर की गैस होती है वो भी बताना। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज फॉर, जो आइंस्टीन जी थे भैया काय चीज के लिए मिला था उनको नोबेल प्राइज, क्या रिलेटिविटी के लिए मिला था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए मिला था, मास एनर्जी रिलेशन जो है या इक्विवेलेंस जो है उसके लिए मिला था, या फिर इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ओके, तो बेसिकली अगर हम ये अपने आइंस्टीन जी की बात करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, ठीक,
इन्होंने नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1921 में। ठीक है, आज हमने दो नोबेल पुरस्कार करे हैं। पहला देखा था हमने किनका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिनको मेडिसिन में मिला था 1968 में, और दूसरा है एल्बर्ट आइंस्टीन 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज़ के लिए, फिजिक्स में मिला है। ठीक है, और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर आपने लाइट को जब फोकस कराया तो ये जो लाइट है, लाइट जब इस मेटल के ऊपर पड़ती है तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं तो इसकी वजह से एक करंट उत्पन्न होगा। हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस करंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो लाइट की वजह से निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। ठीक है, अब देखो बड़ी अजीब सी बात है, जो रिलेटिविटी की थ्योरी है वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी और काफी पहले दे दी थी। ठीक है, लेकिन उसके लिए इनको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक, तो इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर हो जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या हो जाता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसके लिए सत्येंद्र नाथ बोस जी जो हैं वो यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस आपको ऑलरेडी पता है। चौथी स्टेट हो जाती है प्लाज्मा और फिफ्थ हो जाती है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 147 कहता है पावर हाउस ऑफ द सेल इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल। सेल कौन सा, बायोलॉजी वाला। ठीक है, जिससे हम सारी सृष्टि के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बने हैं। तो सेल वॉल क्या पावर हाउस है, नहीं। सेल वॉल तो हमारे स्कूल की दीवार हो गई ना, जो स्कूल के अंदर किसी भी ऐसे अरे गहरे इंसान को आने जाने नहीं देती। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, यस इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये जो आपका सूत्र कणिका होती है, ठीक है, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये बेसिकली एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हो जाते हैं। सेल के लिए जैसे आप लोगों को सैलरी मिलती है ना, ऐसे ही ये जो अपना, और उस सैलरी में जो रुपया आता है उसकी मदद से आप अपनी शॉपिंग वगैरह करते हो, ऐसे ही जो हमारा सेल है, सेल के पास जो खर्चा करने के लिए, उसके पास रुपया खर्चा करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, वो एटीपी है। और ये एटीपी कहाँ बन रही है, पावर हाउस में बन रही है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के एक दो नाम और हैं। पहला नाम है इसका सेल विद इन अ सेल, एक कोशिका के भीतर कोशिका। दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल विद इन अ यूकैरियोटिक सेल। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डीएनए बहुत बिखरा हुआ होता है, लेकिन इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और साथ साथ इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती है, जिसकी वजह से ये खुद अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। राइबोसोम्स जो है ये आपका प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो तो पूरे सेल को कंट्रोल ही करता है, तो ब्रेन ऑफ द सेल हो जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल में आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स इज कॉज्ड बाय, भाई एड्स इनमें से किसके कारण होता है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्यूट, सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एचआईवी नामक वायरस के कारण होता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्या है, ये आपका एक ऐसा रोग है, ये एक ऐसा वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम में भी कौन है बेसिकली जिसके ऊपर अटैक करेगा, टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करेगा। अगर आपके देश के रक्षा कर्मी को ही मार देगा, ठीक है, टी लिम्फोसाइट एक तरीके का डब्ल्यूबीसी होता है, तो अगर आपके जो देश का वो है, क्या बोलते हैं, रॉ एजेंट है, अगर उसी को मार दिया, ठीक है, अब तो पता कैसे चलेगा आतंकवादी कौन आ रहा है। ठीक है, टाइगर जिंदा है, मैं टाइगर को ही मार दिया तो फिर कहाँ से पता चलेगा कि हाँ भैया अब की बार कौन सा नया आतंकवादी आ रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनको ये अटैक करता है। किसके द्वारा हो रहा है, ये कौन है, ये जो इस अटैक को करता है वो है वायरस। वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको चेक करने के लिए जो टेस्ट करा जाता है वो आपका एलिजा टेस्ट है। एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट
ऐसे, ठीक है। तो एंजाइम लिम इम्यूनोसॉर्मेंट ऐसे के माध्यम से एड्स को चेक किया जाता है। इसके अलावा अदर ब्लोटिंग टेस्ट भी होते हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट वगैरह हो गया, लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है आपका अलीजा टेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज, ये एड्स फैलेगा कैसे, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग जो है बॉडी फ्लूइड्स में क्या हो जाएगा आपका, जो भी आपके शरीर के अंदर के फ्लूइड्स है, जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, उसका ट्रांसफ्यूजन कराया, जो आपके शरीर का सीमन है, ठीक है, उसका ट्रांसफ्यूजन कराया। तो ऐसे जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनका अगर ट्रांसफ्यूजन कराते हो, तो उसके माध्यम से ये जो रोग है ये फैल सकता है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक छूने से ये रोग नहीं फैलता है। मच्छर के काटने से क्या ये रोग फैलेगा, नहीं फैलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो HIV का वायरस है, मच्छर की बॉडी में जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो इस वजह से एड्स जो है वो आपका कभी भी एक इंसान से छूने से नहीं फैलता है, लेकिन यस इफ यू इंडल्ज इन फिजिकल वो सॉरी सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो वहां पे हो सकता है। अगर आपने यूज्ड सिरिंज का इस्तेमाल किया है, एक इन्फेक्टेड सिरिंज का इस्तेमाल किया, तो उसके माध्यम से भी एड्स फैल सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वायरस बिकम्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, बताइए जी, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, ठीक है, नमी को मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है। तो हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, पायरोमीटर है, या लेक्टोमीटर है। अब देखो यहाँ पे सारे ही जो मीटर्स हैं पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये ह्यूमिडिटी माप रहा है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रो लिखा है, हाइड्रो हाइड्रो जो मीटर होगा वो आपका वाटर, देखो हाइड्रा, हाइड्रा जो शब्द है वो किस चीज से रिलेटेड है, कहोगे मैम जो हाइड्रा शब्द है वो पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोमीटर होगा ये पानी की डेंसिटी को मापता है, ठीक है, कि जो हमारे पास कोई भी लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या है, वाटर या एनी लिक्विड डेंसिटी, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या है, ये जो हाइग्रोमीटर होगा ये मापेगा आपका किसी भी आसपास के सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कितनी है वहां पे। तो हाइग्रेशन वर्ड जो है उसी से रिलेट होता है हाइग्रो, ठीक है। तो हाइग्रो का मतलब है ह्यूमिडिटी, मीटर मतलब मापने वाला, तो ह्यूमिडिटी को मापने वाला हो जाता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर की बात करते हैं तो पायरोमीटर क्या है, टेम्परेचर को मापने का काम करता है, ठीक है, ये क्या करेगा, टेम्परेचर मापने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर क्या करेगा, ये बेसिकली कि जो दूध है, दूध में कितना पानी मिला हुआ है, ठीक है, दूध की प्योरिटी को मापने का काम किसका हो जाता है, लैक्टोमीटर का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बताइए इनमें से कौन सा प्रेशर का एक इकाई हो सकती है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, या फिर न्यूटन प्रति मीटर। अब देखो इनमें से अब सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी इकाई देख रहे हो, तो जो सबसे ज्यादा कॉमन इकाई है दैट इज न्यूटन। तो न्यूटन कई चीज की इकाई होती है, न्यूटन होती है आपकी फोर्स की इकाई, ठीक है। न्यूटन जी ने हमको 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसी में सेकंड लॉ ऑफ मोशन के माध्यम से हम लोग किस चीज को बताते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के माध्यम से हम लोग फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स जो होता है उसकी ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन, ठीक है, बल की ऐसा यूनिट हो जाती है न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को तो हम प्रेशर कहते हैं। तो अब न्यूटन बटे एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, भाई प्रेशर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा, न्यूटन मीटर किस चीज की इकाई हो सकती है, अब सोचिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है ना। तो वर्क को मापने के लिए आप न्यूटन मीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप न्यूटन मीटर के लिए कई बार आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है टॉक, तो टॉक भी क्या है, टॉक भी जो है वो आपका इसी से निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर की अगर हमें अदर इकाइयाँ देखनी है, ठीक है, तो अदर इकाइयों में सबसे पहली चीज तो प्रेशर की ऐसा यूनिट कौन सी हो जाएगी, वो पास्कल हो जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है, प्रेशर की ऐसा यूनिट कौन सी हो जाती है, पास्कल है, जिसको पीए से शो किया जाता है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो 2 पेपर्स मैंने आपको कराने का बोला था कि अगले सेशन में हम लोग 2 पेपर्स को करने वाले हैं, तो वो मैंने आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट कराया है। आई जस्ट होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी जो डाउट्स है वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कल का जो सेशन रहेगा उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस सेशन रहेगा, अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस सेशन,
लगभग वही रहेगा कि कम से कम मैं कोशिश करूंगी आपको 40 से 45 क्वेश्चंस एक सेशन में करा दूं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं आता, इजी क्वेश्चन है, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एसएलवी क्लासेस।